क्वेश्चन नंबर 15. इन द लास्ट लेक्चर हमने पीएनएल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट सीखा. आज हम क्या करेंगे, पहले 2-3 सम करेंगे पीएनएल पर, सिर्फ पीएनएल पर. जब पीएनएल अच्छे से हो जाएगा उसके बाद हम सम करेंगे बैलेंस शीट में. एग्जाम में जनरली पीएनएल के सम आते हैं, बैलेंस शीट पर जनरली क्वेश्चन नहीं आता. इट डज नॉट मीन कि हम बैलेंस शीट का प्रैक्टिस नहीं करेंगे. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद पीएनएल. क्वेश्चन नंबर 15. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन you are required to prepare profit and loss account of G Bank Limited for the year ending 31st March 2013. Interest and discount. Interest and discount. ये हमारे लिए इनकम है जो शेड्यूल 13 में आएगा. अदर इनकम शेड्यूल 14. इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट शेड्यूल 13 की अगर बात करोगे ना तो शेड्यूल 13 में पहले इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट था, फिर था इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. तो दिस इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ शेड्यूल 13. Interest expended schedule 15. Operating expense schedule 15, 16. Interest on balance with RBI. इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विथ आरबीआई, मतलब ये इंटरेस्ट हमको मिला है आरबीआई के पास से, ये हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन है, शेड्यूल 30. नेक्स्ट, एडिशनल इंफॉर्मेशन. rebate on bill discounted to be provided for 15,000. Rebate on bill discounted to be provided. This is my closing rebate. हम क्लोजिंग रिबेट क्या करते हैं, याद करो जब हमारा पहला लेक्चर हुआ था बैंकिंग कंपनी का, तो डिस्काउंट में से क्लोजिंग रिबेट माइनस करते हैं. अपना फॉर्मूला था कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी ट्रांसफर टू पीएनएल. उसका फॉर्मूला था डिस्काउंट रिसीव्ड प्लस ओपनिंग रिबेट माइनस क्लोजिंग रिबेट. तो क्लोजिंग रिबेट माइनस होगा, 44 लाख में से ये 15,000 माइनस होगा. क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस. बच्चा लोग हमें एडवांसेस का क्लासिफिकेशन दिया है आरडीडी कैलकुलेट करने के लिए. हमें आरडीडी के रेट्स याद होने चाहिए. स्टैंडर्ड असेट्स 14%, सब स्टैंडर्ड असेट्स कुछ बोला नहीं तो वी विल अज्यूम इट इज सिक्योर्ड. डाउटफुल असेट्स नॉट कवर्ड बाय सिक्योरिटी. डाउटफुल असेट्स नॉट कवर्ड बाय सिक्योरिटी. नॉट कवर्ड बाय सिक्योरिटी. तो whether it is up to 1 year, more than 1 year, up to 3 year और more than 3 year, unsecured part पर 100% ही लगता है. But doubtful assets covered by security, covered by security, up to 1 year 25%, 2 year 40%, 3 year 40%, 4 year 100%, loss assets 100%. Clear? Next, make a provision for tax 35%. ठीक है. And profit and loss credit, this is my profit brought forward. Give schedule relating to interest earned only. इन्होंने एक ही शेड्यूल पूछा है, कौन सा, शेड्यूल 13, क्योंकि बाकी सारा शेड्यूल तो डिटेल में हमें दे दिया है, मतलब डिटेल में दे दिया मतलब फाइनल आंसर ही दे दिया. तो स्टार्ट करते, चलो पहले फॉर्मेट बनाएंगे. बैंक का नाम क्या है, लिखना इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो बैंक, जो भी बैंक का नाम है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंडेड क्या है, थर्टी फर्स्ट मार्च 30.
schedule number and amount in rupees. Income, सबसे पहले क्या दिया बच्चा? इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। तो उसके लिए शेड्यूल बना लो, शेड्यूल 13, इंटरेस्ट अर्नड, interest and discount. What is the amount of interest and discount? 44 lakhs. 44 lakhs। इसमें से माइनस क्लोजिंग रिबेट। सर 44 है, 42 नहीं। Closing rebate. What is the closing rebate amount? 15,000. ओपनिंग रिबेट दिया होता बच्चा तो इसमें ऐड कर देते हैं। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट के बाद शेड्यूल 13 का और कोई इनकम? Income on investments, अमाउंट 5,000. एंड इसके बाद
Interest on balance with RBI 25,000. Interest on balance with RBI 25,000. So total बराबर है। नेक्स्ट Other income अदर इनकम अमाउंट 1,25,000. नेक्स्ट Interest expended 13,61,000. नेक्स्ट Operating expenses 13,31,000. नेक्स्ट प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज का वी हैव टू प्रिपेयर वर्किंग नोट। बच्चा लोग प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज में क्या आएगा? RDD ऑन एडवांसेस। उसके लिए वर्किंग नोट अलग से बनाएंगे। सबका रेट हमें मालूम है तो उसका वर्किंग नोट कैसे बनाना है हमने अलग से सम सॉल्व किए थे। तो आप स्टेटमेंट बनाकर आप RDD अमाउंट कैलकुलेट करोगे। और सेकेंड प्रोविजन फॉर टैक्स, उसका रेट दिया है। ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज का अमाउंट मिलेगा। तो सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ RDD। स्टैंडर्ड एसेट्स का अमाउंट 25 lakhs पे 0.4%. 10,000. 10,000. नेक्स्ट Substandard 5,60,000. 84,000. 84,000. Doubtful assets not covered by security 2,55,000. 2 लाख Sir, it is not covered by security तो पूरा आ जाएगा ना Unsecured. 2,55,000. अमाउंट बोल कितना वापस? 2,55,000. Doubtful assets covered by security 1 year 25,000. 25 1,000. 6,250. मैं मेरा वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, ये थोड़ा नेटवर्क इशू है। नेक्स्ट हाँ For 2 years 50,000. फॉर 2 years 50,000। हाँ. नेक्स्ट
For 3 years, 1 lakh. Next. For 4 years, 75,000. 75,000. हाँ सर. Next loss assets. Loss assets, 1 lakh. So the total is 5,90,250. एक बार चेक कर लो ना सर. हाँ किया, किसी और ने भी भेजा 5,90,250. 5,90,250. Now next working, calculation of provision for tax. Now tax किस पर आता है? इनकम पर, फाइनल इनकम पर. तो हम क्या करेंगे? इनकम माइनस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करेंगे. तो हमारा इनकम बच्चा लोग 45,40,000 है. माइनस एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट एक्सपेंस, operating expense. My interest expense amount is 13,61,000. Operating expense is 13,31,000. And apart from that, important is RDD. That is also an expense. उसका total आया 5,90,250. ये सब मेरे expenses हैं. RDD भी तो मेरा खर्चा है. That is not a part of operating expense, but that is my expense. So वो expense भी minus होगा. So now what is the final profit? Profit before tax. Profit before tax. 12,57,750. Now tax is at the rate of 35%. तो इसका 35% निकालेंगे. $12,57,750 का 35%. 4,40,212.5. 4,40,230. अक्षय, आदित्य, धैर्य का राइट आया था. 4,40,213. So the total provision is 10,30,463. So the total expenses are 37,22,463. बराबर है.
नेक्स्ट प्रॉफिट बिफोर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर 45 लाख 40 माइनस दिस, कितना आ रहा है? 8,17,537. 537. Profit brought forward 40,000. 8,57,537. Now transfer to statutory reserve current year के प्रॉफिट का 25%. 8,17,537 का 25%. 204,384. 204 380. transferred to other reserve not given, proposed dividend not given. So मेरा टोटल तो 8,57,537 ही रहेगा. So 857,537 minus 2,04,384. सर शायद से 214384 है स्टैट्यूटरी रिजर्व. 214. Okay. सर मेरा 204 क्यों आ रहा है? करंट ईयर 204 के ही है. प्रॉफिट का लेना है, इसका लेना है. हाँ, सर 204 204 ही ही है. है. ओके हाँ सर 204 ही है. 2,04,384. So transfer to balance sheet. Balance transfer to balance sheet. 6,53,153. 6,53,000. 153. 153. सर 214 आ रहा है. बच्चा करंट ईयर के प्रॉफिट का इसका लेंगे, इसका नहीं लेंगे. ओके हाँ सर ये सर. Question number 13. From the following information, prepare profit and loss account of Jawahar Bank Limited for the year ended 31st March 13 and also give necessary schedules. Interest earned on term loan. Earned on term loan. Schedule number 13. Interest earned on term loan classified as NPA. Classified as NPA. बच्चा लोग हमने ना एक थियरी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, हाउ टू रिकॉग्नाइज इनकम. लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हाउ टू रिकॉग्नाइज इनकम. फॉर दैट देखो असेट्स कौन सा है, नॉन परफॉर्मिंग है, परफॉर्मिंग है. परफॉर्मिंग है तो अक्रूवल बेसिस फॉलो करो, नॉन परफॉर्मिंग है तो रिसीट बेसिस फॉलो करो. परफॉर्मिंग है तो अक्रूवल मतलब रिसीव्ड प्लस आउटस्टैंडिंग, और एनपीए है तो आउटस्टैंडिंग इग्नोर करेंगे. ऐसा हमने सीखा था. तो यहां पर क्वेश्चन में दिया है इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन क्लासिफाइड एज एनपीए. अर्नड दिया है, अर्नड. अर्नड मतलब रिसीव्ड प्लस आउटस्टैंडिंग. मतलब ये जो नहीं मेरा आएगा. इंटरेस्ट अर्नड ऑन टर्म लोन है ना 17.26, इसमें 4.52 इंक्लूडेड है और ये 4.52 एनपीए का है, एनपीए का. फिर दिया है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टर्म लोन क्लासिफाइड एज एनपीए. बहुत ध्यान से समझना, ये दोनों पॉइंट एनपीए का है.
एक बता रहा है मैंने कितना कमाया और एक बता रहा है मैंने कितना रिसीव्ड किया। तो अर्नड माइनस रिसीव्ड, अर्नड माइनस रिसीव्ड विल गिव यू आउटस्टैंडिंग। तो अब प्रेजेंटेशन करने का दो तरीका है। मेरा टोटल है 1726 पॉइंट है, हाँ पॉइंट है, वो कॉमा नहीं है, पॉइंट है। $17.26। अब इस 17.26 में से क्या करता हूं, 4.52 माइनस कर देता हूं, फिर ऐड कर दूंगा रिसीव 2.04। एक तरीका ये। दूसरा तरीका मैं क्या करूंगा, पहले इन दोनों को माइनस करके आउटस्टैंडिंग अमाउंट पता कर लूंगा। 4.52 माइनस 2.04 दैट इज 2.48। ये कौन सा अमाउंट आ गया, आउटस्टैंडिंग। ये आउटस्टैंडिंग वाला अमाउंट इसके अंदर इंक्लूडेड है, जबकि मुझे एनपीए में आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड नहीं करना है। तो क्या करूंगा, 17.26 में से ये 2.48 माइनस करूंगा। चलो करो, मुझे बताओ कितना आ रहा है। 17.26 माइनस 14.78। 14.78। और इधर देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, सेम आ रहा है सर। 14.78। सेम आना ही चाहिए। मैं आपको यस ये सर। दो अलग अलग प्रेजेंटेशन का मेथड बता रहा हूं। मेरा टोटल टर्म लोन का इंटरेस्ट कितना है, टोटल 17.26। अब इस 17.26 में इंटरेस्ट अर्नड ऑन एनपीए इस 4.52, पहले वो माइनस कर दो, तो मुझे मिलेगा सिर्फ इंटरेस्ट अर्नड ऑन टर्म लोन एज परफॉर्मिंग असेट्स। एनपीए तो हमने माइनस कर दिया, फिर एनपीए का रिसीव्ड अमाउंट ऐड कर दो, दैट इज 2.04। या दूसरा तरीका, टोटल टर्म लोन के इंटरेस्ट में से आउटस्टैंडिंग एनपीए माइनस करो। और आउटस्टैंडिंग एनपीए कैसे आएगा, तो एनपीए अर्नड माइनस एनपीए रिसीव्ड विल गिव यू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एनपीए। इज इट क्लियर? हाँ सर। यस सर। अब दोनों में से जो प्रेजेंटेशन आपको कंफर्टेबल हो करो, क्या फर्क पड़ता है। मैं क्या करूंगा मालूम है, मैं ये वाला प्रेजेंटेशन करूंगा, ये करोगे तो भी चलेगा। बोलो जल्दी जल्दी, कोई कुछ पूछ रहा था बीच में। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, ये भी शेड्यूल 13 में आएगा। वैसे इसका हम क्या करने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन क्लासिफाइड एज एनपीए, इसको मैं माइनस करवाऊंगा, बराबर है, और इसे मैं ऐड कराऊंगा। क्यों लेस क्यों ऐड, वो क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट, interest earned but not received on cash credit and overdraft treated as NPA. Interest earned but not received, earned but not received, earned but not received, earned but not received, मतलब ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट दिया है। कैश क्रेडिट का आउटस्टैंडिंग, एनपीए का, तो ये लेस करूंगा। किसमें से, 38.84 में से ये माइनस करूंगा। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, डिपॉजिट डिपॉजिट मतलब पब्लिक से डिपॉजिट लिया होगा, उस पर मैंने इंटरेस्ट पे किया होगा। शेड्यूल इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। 15, कमीशन इनकम शेड्यूल 14, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 14, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन 14, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 13। शेड्यूल 13, शेड्यूल 13। नेक्स्ट, सैलरी बोनस एंड अलावेंसेस 16, 16। 16, 16।
Director fees 16, law charges 16, repair 16, insurance 16. Other information. Make necessary provision on risk assets. Substandard. Doubtful for 1 year. Doubtful for 2 years. Loss assets. अब इन्वेस्टमेंट का कुछ डिटेल दिया. टोटल इन्वेस्टमेंट है 3700. आगे दिया है बैंक शुड नॉट कीप more than 25% of investments as held for maturity investment, and the market value of its best 75% investment is 9 lakh as on 31st March 2013. बेस्ट नहीं है, ये रेस्ट है. चलो अब इसका मतलब समझो. बच्चा लोग, आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट पढ़ा है. दो तरीके का होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. Yes, sir. Yes, sir. उसी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को यहाँ पर अलग तरीके से बोलते हैं. हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, हेल्ड फॉर मेच्योरिटी. हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, HFT. हेल्ड फॉर मेच्योरिटी. याद करो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जब आप पढ़ते थे, शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर, लॉन्ग टर्म मोर देन 1 ईयर. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस. Cost or market price, whichever is Or lower. less. whereas long term investment is valued at yes or no. Yes, sir. तो देखो अपने क्वेश्चन में टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का है. रुपीज इन क्या है, 1000. 3,70,000. $37 lakh होगा. इधर डॉट नहीं हुआ है. 37.00. It is 37 lakh. रुपीज इन 1000 है ना. हाँ Sorry, सर, करेक्ट 3700. रुपीज इन 1000 है ना, तो कोई डॉट नहीं है, हाँ बराबर है. सर, 37 करेक्ट हो lakh. आप, करेक्ट हो. पॉइंट नहीं है, डॉट नहीं है, बराबर है. क्वेश्चन बराबर था. 3700 रुपीज इन 1000, टोटल 37 लाख. 37 लाख. अब बच्चा लोग क्या बोला है, नीचे का लाइन रीड करो. चलो रीड करो कोई एक जन. Bank should not keep more than 25% of its investments as held for maturity हेल्ड investment. फॉर मेच्योरिटी मतलब बच्चा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ऐसा 25% रखना है. तो निकालो The- 25%. 37 लाख का 25%. $9,25,000. 9,25,000. आगे बढ़ो. The market value of its rest 75% investments is 9 lakh as on 31st March 2013. तो रेस्ट 75%, रेस्ट 75% इज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. व्हाई इट इज शॉर्ट टर्म? क्योंकि बैंक शुड नॉट हेल्ड मोर देन 25% एज हेल्ड फॉर मेच्योरिटी. 25% से ज्यादा मैं रख ही नहीं सकता, तो मुझे 75% हेल्ड करना है फॉर ट्रेडिंग. हेल्ड फॉर ट्रेडिंग मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. Short term basis. अब शॉर्ट टर्म का कॉस्ट कितना आ गया? 37 लाख का 75%, 27,75,000. 25,000. Whereas market price is 90 lakhs. 9 lakh. 9 lakh. Therefore, value of short-term investment is equal to 9 lakhs. मतलब मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई. Yes, sir. Therefore, provision on investment is equal to 27,75,000
minus 9 lakh, 18,75,000. 18,75,000. Provision of investment. This is not revaluation of investment. I'm telling you, this is not revaluation. Revaluation अलग चीज होती है, वहां पर हम इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू करते हैं. ये तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का रूल है. दैट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, ड्यू टू विच मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई. So that will be considered as provision on investment, which is presented under provisions and contingencies. यहाँ पर provisions and contingencies में पार्ट में आएगा provision for investment. Is it clear? चलो पहले ये एक वर्किंग नोट कॉपी करो. शेड्यूल 13 इंटरेस्ट ऑन. ये मुझे बंद करना पड़ेगा मेरा वीडियो, वरना ये बहुत हैंग हो रहा है. चलो बोलो, इंटरेस्ट ऑन में पहला क्या आएगा? स्टार्टिंग से हमने पूरा मार्किंग किया है. अरे कोई बोलेगा? अनम्यूट होकर कोई एक जन बोलो यार. Sir, interest on advance or bills. इंटरेस्ट ऑन, अपने क्वेश्चन में पहला टर्म लोन दिया है. क्या दिया था? हाँ, पहले टर्म लोन दिया है. बट हम पहले टर्म लोन का प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे. क्यों? वैसे भी वो एडवांस का ही पार्ट है ना, तो उसको पहले क्यों नहीं लिख सकते? वो लिखेंगे पहले इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस में. एडवांसेस में बकट, बिल्स परचेज, कैश क्रेडिट, टर्म लोन. बोलो. इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन कितना अमाउंट है? So 17.26. 17,26,000. 17.26 रुपीज इन थाउजेंड ही रहने दो. माइनस इंटरेस्ट अर्नड ऑन एनपीए. कितना है एनपीए का? 4.52. 4 point add interest received on एनपीए. कितना रिसीव्ड है? 2.04. 2.04. अरे यार इतना टाइम तुम लोग लगाओगे बोलने में, कैसे चलेगा? 14.78. मैं बार बार चैट ओपन करके नहीं देख सकता. बोलो नेक्स्ट. इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन के बाद क्या दिया है? Interest on cash credits and overdraft. इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट. अमाउंट 38.54. 4. माइनस इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन कैश क्रेडिट. इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन एनपीए लिख दो.
8.39. 30.15. नेक्स्ट, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस और कोई इंटरेस्ट है, दैट इज इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई, देख लो। Sir, income on investments. इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितना? 15.53. देख लो। और कुछ इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई वगैरह? No, sir. नो सर। शेड्यूल 13 कंप्लीट हो गया। $60.46. 46। Yes, sir. अदर इनकम, बोलो अदर इनकम में। Commission. 1.97. कितना? 1.97. नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट, 11.76. लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, नहीं दिया है सर। तो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख सकते हो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट है क्या? हाँ सर, कितना है? 2.76. 2.7. दैट इज नॉट प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, ये तो नहीं बोल रहे हो ना? नहीं सर। नहीं सर, ये नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। कुछ लॉस है क्या रीवैल्यूएशन पर? No, sir. अमाउंट कितना? 2.76. 2.76। नेक्स्ट, इतना ही है सर इसमें। Done, sir. so total So 16.69. 16.69। चलो, ये तो अपना अदर इनकम हो गया 16.69। तो शायद 16.49 आ रहे हैं। 16.49. 16.49। टोटल 76.95.
Schedule 15, interest expenses. हमने पूरा क्वेश्चन मार्किंग किया, आपको वो मार्किंग देखकर ही बताना है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चलाना है। इंटरेस्ट एक्सपेंस शेड्यूल 15 15 15 जिधर जिधर लिखा है वो बोलते जाना है। Interest on deposits. Interest on deposits amount 27.20. इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, इंटरेस्ट ऑन अदर्स, ऐसा कुछ और है क्या? कुछ नहीं है सर। No, sir, that's it. नेक्स्ट शेड्यूल 16. Schedule 16 operating expenses. Now what I will suggest you all, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ना बच्चा लोग एक एक सर्च मत करना, बहुत टाइम वेस्ट होगा। आप पहले पर पडाल प्रायो पूरा लिख देने का। पर पडाल प्रायो पूरा लिख डालो पहले, चलो। डोंट एक्सपेक्ट कि मैं लिखूंगा, कंप्लीट करो। पर पडाल प्रायो, payment and provision for employee, rent rates and taxes, printing and stationery, advertisement and publicity, depreciation on bank's property, director's fees, auditor fees, law charges, printing and stationery, repairs and maintenance, insurance, other. से ताकि कुछ मिस आउट ना हो। स्टार्ट करते हैं। पहला क्या दिया है? अरे एक्सपेंस में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सैलरी एंड बोनस। Bonus and allowances. कितना है सैलरी बोनस अलावेंसेस? 18.75. That is payment and provision for employee. Next. Rent and taxes 1.70. Next. Printing and stationery 0.75. Next. So उसके बाद directly directors charges है बोलो. 1.33. Next. Law charges 0.22. Next. Repairs and maintenance 0.18. Next. Insurance 0.30. Next. बस that's it. तो अब जिसके बारे में नहीं दिया उसके सामने नील कर दो। टोटल कर डालो। 23.23. 23.23. 23.23। ना बच्चा लोग इसके बाद प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज, इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अमाउंट, वर्किंग नोट नंबर 1, इनफैक्ट 2 इसको नाम दो क्योंकि एक तो आप कर चुके हो ऑलरेडी। प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज, इस प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज में प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट वो हमने ऑलरेडी वर्किंग नोट नंबर 1 में कैलकुलेट कर लिया है, 18.75 75 नहीं, 0.75 नहीं, 1875 रुपीज इन 1000 प्रेजेंट करना ना, तो 1875। टैक्स रेट तो यहाँ पर दिया नहीं है, तो यहाँ पर इग्नोर करो टैक्स को। प्रोविजन ऑन एडवांसेस, फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर वर्किंग नोट नंबर 3। आपके लिए कुछ असेट्स का नाम दिया है, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, जो भी है, कैलकुलेट करो वर्किंग नोट नंबर 3।
सर एक बार आप प्लीज शेड्यूल 16 बता सकते हो? सर बोलो। सर एक डाउट है सर, जैसे यहाँ पे शेड्यूल 15 में बस खाली एक ही एलिमेंट है तो हम वहाँ पे ब्रैकेट में नहीं लिख सकते? नहीं, यहाँ पर ऐसा मत करो, यहाँ पर सारे शेड्यूल्स बनाओ। सर अगर शेड्यूल 16 के सब नहीं दिए रहेंगे तो जितने दिए उतने लिखेंगे तो नहीं चलेगा? हाँ बस ना, उतना ही लिखना चाहिए, लेकिन क्या उसमें टाइम कंफ्यूजन ये होता है कि अपने को ढूंढना पड़ता है बार बार, ये दिया है नहीं दिया है, नहीं दिया है दिया है दिया है नहीं दिया है, तो उसमें कितना टाइम वेस्ट होता है। उससे अच्छा पहले पूरा लिख लो, पर पढ़ा पढ़ाए हो, फिर क्वेश्चन के लाइन से जाते जाओ, जो है लिखते जाओ, जो है लिखते जाओ, जो नहीं है लास्ट में नहीं लिख देना उसके सामने, टाइम बचेगा। डन। थैंक यू। RDD 5.61. So total 1880.61. One nine three 1.04. 19 31.04. So profit for the year, in fact here will be loss. What is the loss amount for the year? 1854.09. 1854.09. प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड का कोई डिटेल नहीं दिया है। So जब प्रॉफिट ही नहीं हुआ है तो ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व सब कुछ भी नहीं होगा। $1854.09